नमस्कार। हम कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी सोशियोलॉजी की आज थिंकर्स को। पहले में मैंने अगस्त कॉम का कराया है, जिसमें आंसर राइटिंग भी मैंने स्टार्ट की है मेंस के नज़रिए से। उम्मीद है आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम कंटिन्यू करते हैं आज दूसरी कार्ल मार्क्स को। आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स की, दो सिद्धांत पढ़ेंगे, एक ऐतिहासिक भौतिकतावाद हिस्टोरिकल मेटारियलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट वर्ग संघर्ष की थ्योरी। थोड़ा सा क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई जीएस के लिए, प्रोफेसर वाली जीएस के लिए जीडीसी और ये जीआईसी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो जीएस वाला पोर्शन आता है, देन सब्जेक्ट के लिए भी ऑब्जेक्टिव प्लस मेंस के लिए, और ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कार्ल मार्क्स के बारे में। देखो, मैं यहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में कोई जन्म पत्री लेके नहीं बैठा हूँ। ठीक है, मेन पॉइंट है, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे आप, क्योंकि कोई भूमिका नहीं आने वाली है कार्ल मार्क्स की, और हमें पीएचडी नहीं करनी है। एक बात जान लो कि कोई भी एग्ज़ाम हमें पीएचडी नहीं कराना, हमें स्पेशल नहीं बनना किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, जितनी एग्ज़ाम में हमें चीज़ें मांगी हैं हमसे, हम उतनी ही दे देंगे बस एग्ज़ामिनर को, भैया कि ये तुम रख लो और हमें निकाल दो यहाँ से। ठीक है, तो बात करते हैं ऐतिहासिक भौतिकतावाद, इसको इंग्लिश में हम हिस्टोरिकल मेटारियलिज्म भी कहते हैं। तो मार्क्स इतिहास को कैसे डिफाइन करते हैं और भौतिकतावाद को कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास क्या है। मार्क्स कहते हैं कि भाई इतिहास बीता हुआ समय नहीं है, बल्कि क्या है, समय के साथ परिवर्तन है। तो अब बात आती है कि समय के साथ परिवर्तन कैसे होगा। तो मार्क्स बताते हैं कि भाई समय के साथ परिवर्तन भौतिकतावाद के कारण आता है, मटेरियलिज्म के कारण आता है। ठीक है, भौतिकतावाद के पे चर्चा करें इससे पहले हम जान लेते हैं कि परिवर्तन जो भौतिकतावाद लाती है, जो मटेरियलिज्म जो परिवर्तन लाता है, वो किस एक प्रोसेस के थ्रू लाता है। उसके लिए मार्क्स ने तो हीगल के जो 3 नियम थे वो बताए हैं। और मार्क्स कहते हैं कि संसार में सभी तत्व, मार्क्स ने बेसिकली उधार लिया है हीगल से। जो डायलेक्टिकल मेथड है वो तो उधार लिया है हीगल से, द्वंद्वात्मक ये लिखना है। और हाँ, भौतिकतावाद कहाँ से लिया है मार्क्स ने, फ्यूरबॉक्स से। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता दूं कि जो 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 वर्ड्स लिखे हैं ना, जैसे द्वंद्वात्मक या भौतिकतावाद, ये जो अपनी तरफ से चीज़ें नहीं लिखनी है कि द्वंद्वात्मक की जगह और कुछ लिखते हैं आप, क्योंकि वर्ड्स मैटर करते हैं भाई ऑप्शनल में और मेंस में। सेम वर्ड्स जो लिखा है टेक्स्ट बुक में वही लिखना है। ओके, तो हीगल ने कहा था कि संसार में सभी तत्व परिवर्तनशील व गतिशील होते हैं, और इसी तरह से चीज़ों में जब द्वंद्व होता है फिर एक चीज़ नई आती है और एक नया स्वरूप बनता है। तो उन्हीं नियमों को उधार लिया कार्ल मार्क्स साहब ने और बताया कि पहला नियम क्या है, परस्पर विरोधियों में संघर्ष व एकता का नियम। एग्जाम्पल क्या है कि देखो, एक जस्ट ए सेकंड, क्या कह रहा है, संघर्ष पहला नियम क्या है, ये द्वंद्ववाद का नियम है। ये किसका नियम है, ये द्वंद्व। अरे द्वंद्व का सीधा सा मतलब ये समझ लो कि संघर्ष मतलब लड़ना, और समाजशास्त्र की भाषा में इसको द्वंद्व कह दिया गया है। ठीक है, तो परस्पर विरोधियों में संघर्ष भी, देखो अब दो पार्टीज हैं, वहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है और फिर वहाँ पे यूनिटी भी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवस्था के तहत संघर्ष भी हुआ, फिर एकता भी हुई और व्यवस्था भी बनी रही। एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल देना भी बहुत ज़रूरी होता है भाई मेंस में। ओके, तो सरकार, जैसे मान लो सरकार में 2 दल हुए, एक विपक्ष में चला गया, एक पक्ष में चला गया। तो भाई अब लड़ तो दोनों रहे हैं ना, दोनों लड़ेंगे आगे चल के भी, क्योंकि उसको 5 साल बाद फिर जीतना होता है। ठीक है, संघर्ष भी है, संघर्ष भी हो रहा है ना। एकता कैसे है कि भाई मिलके सरकार भी चल रही है, नियम कानून भी बन रहे हैं, संसद से बिल भी पास हो रहा है, एकता भी हो रही है और पूरी व्यवस्था भी बन रही है। ऐसा नहीं कि आपातकालीन लगा हो। ओके, तो ये क्या नियम, ये नियम क्या बताता है, ये नियम यही बताता है कि विरोधियों होते हुए भी भाई संघर्ष होगा और एकता भी होगी, तभी तो चीज़ें परिवर्तनशील और गतिशील होंगी। ये परिवर्तनशील और गतिशीलता के ऊपर बात की है। दूसरा नियम क्या है, निषेध का नियम। निषेध मतलब कोई चीज़, एक चीज़ है उसको नलीफाई करा जा रहा है, फिर दूसरी चीज़ है उसने उसको नलीफाई कर दिया। अब ये कैसे होगा, पहले आएगा वाद, ओके, फिर आएगा प्रतिवाद, फिर आएगा संवाद। थीसिस है,
फिर एंटीथेसिस है, फिर संवाद क्या है, सिंथेसिस है। ओके, तभी तो कोई चीज़ नहीं बनेगी ना, मतलब ये सर्वश्रेष्ठ चीज़ बनेगी। अब पहले कोई मान लो एक का जो दो का सिक्का होता था, मान लो जो 500 का नोट था वो कितना बड़ा था, कितना बड़ा था। अब देखो उससे अब रिफाइन कर करके, री रिफाइन कर करके एक नया गुण वाला एक नया नोट आया। अब कितना छोटा नोट रह गया 500 का। ओके, तो यही बता रहा है कि निषेध का नियम ये बताता है कि भाई पहले जो चीज़ थी उसका जो सर्वश्रेष्ठ है वो आएगा, अब उसके पूरे गुण में परिवर्तन हो जाएगा और उसका सर्वश्रेष्ठ चीज आएगी। जब चीज सर्वश्रेष्ठ आएगी भौतिकतावाद के अंदर, तब जाके और ज्यादा गतिशीलता होगी। तीसरा क्या है, गुण, मात्रा के गुण में परिवर्तन या मात्रा के गुण में परिवर्तन। मात्रा मतलब क्वांटिटी, गुण मतलब क्वालिटी। यहाँ क्वांटिटी है और ये क्या है, क्वालिटी है। भाई जब क्वांटिटी में पूरी मान लो कोई व्यवस्था चल रही है, ठीक है, कोई सरकार चल रही है, अब उसमें ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा अतिशीघ्र परिवर्तन आया, मतलब क्या हुआ, इसका पूरे के पूरे गुण में परिवर्तन आ गया। भाई मात्रा का पूरा गुण ही बदल गया, एक दूसरी व्यवस्था आ गई। तो क्या कह रहा है, मात्रा के गुण में परिवर्तन का नियम। एग्जाम्पल क्या हुआ भाई, जब परिवर्तन बहुत शीघ्र आता है, और ये शीघ्र कैसे आएगा, क्रांति के द्वारा आएगा, यानी पूरी व्यवस्था को ही बदल देगा, तो उसके गुण में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो गए, मात्रा से गुण में परिवर्तन का नियम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये द्वंद्ववाद के नियम है। देखो द्वंद्ववाद के नियम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या बताया, क्या बता रहे हैं, हीगल से उधार लेके मार्क्स ने इसको क्या बता रहे हैं कि भाई बताया है कि परिवर्तन कैसे होता है समाज में। ऐसा नहीं है कि समाज एक रुकी हुई एक निर्जीव है, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ नहीं लागू हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें पड़ी रही हैं तो पड़ी ही रहेंगी। मार्क्स क्या कह रहे हैं, मार्क्स यही कह रहे हैं कि भाई चीज़ें बदलती रहती हैं, इसीलिए चीज़ें आगे बढ़ती हैं और एक नई व्यवस्था आती है। तो ये बताया है द्वंद्ववाद के नियम से। अब बात करते हैं भौतिकतावाद क्या है। देखो भौतिकतावाद सेम पदार्थ है, जो मेटेरियलिस्टिक हैं, मतलब जो विचार बाद में आएंगे और पदार्थ पहले आएगा। कहने का मतलब है कि पदार्थ से, मैटर से जो विचारों में परिवर्तन आता है वो क्या है, वो वही तो भौतिकी है, वही तो भौतिकतावाद है। तो यहाँ पे एक फेमस कोटेशन है, मार्क्स कहते हैं कि मैंने हीगल को उल्टे खड़ा पाया और मैंने उनको सीधे खड़ा कर दिया पैरों के बल। ओके, तो वो यही इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यही है कि मार्क्स ने बताया कि भाई हीगल विचारों के बल खड़े थे और मैंने उनको क्या किया, विचारों को नीचे लाया और भौतिकतावाद को ऊपर लाया। मार्क्स यही कह रहे हैं कि भाई पहले भौतिकतावाद में परिवर्तन आता है, उसके बाद विचार में परिवर्तन आता है। और हीगल क्या कह रहे थे, हीगल ने कह रहे थे कि पहले विचार में परिवर्तन आता है, उसके बाद पूरी प्रकृति में परिवर्तन आता है। मार्क्स ने लेकिन इसके उल्टा कहा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं भौतिकतावाद का मुख्य निर्धारक तत्व क्या है। देखो एक बात समझ लो, जब मैं इसको थोड़ा सा पूरा सारांश बताऊंगा तो और मैं रिपीट करूंगा, इस सिद्धांत को और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्या समझ आया आपको, पहले तो आया आपको इतिहास के बारे में क्या कहा मार्क्स ने, उसके बाद द्वंद्ववाद के नियम बताए मार्क्स ने हीगल से उधार लेके, और अब बात करते हैं भौतिकतावाद। और भौतिकतावाद उधार किससे लिया, फ्यूरबॉक से लिया मार्क्स ने। अब भौतिकतावाद क्या है, भौतिकतावाद का मुख्य निर्धारक तत्व क्या है भाई, अर्थ ही तो है, अर्थ हुई तो है, पूंजी तो है, धन तो है। अच्छा ठीक है, अब भौतिकतावाद कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपना विराट रूप लेगा। देखो सीधा सी बात समझ लो कि मनुष्य की मूल आवश्यकताएं क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये तीन आवश्यकताएं तो होती हैं। अब इन तीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति उत्पादन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इनका उत्पादन करेगा, और उत्पादन कैसे करेगा, एक उत्पादन प्रणाली होगी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी मूल या मौलिक आवश्यकताओं या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, एक उत्पादन प्रणाली का सहारा लेता है ताकि रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, अब मार्क्स ने, अब जाके यहाँ से खेल शुरू होता है पूरा भैया। कैसे, मार्क्स बताते हैं कि भाई कैसे उत्पादन प्रणाली से ही एक पूरा का पूरा श्रमिक और पूंजीपति में संबंध क्रिएट होता है। संबंध क्रिएशन होने के बाद कैसे श्रमिक लोगों में अलगाव पैदा होता है, और अलगाव के बाद कैसे लोगों में
सत्य की चेतना आती है और कैसे लोग भरक संघर्ष होता है और उसके बाद एक पूरी व्यवस्था बदल जाती है और साम्यवाद आखिरकार में आ जाता है। तो उत्पादन प्रणाली मेन है भाई, मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मैं इसको ध्यान रखना, मैं इसको MOP से डिनोट करूंगा क्योंकि फिर पूरा बड़ा शब्द हो जाता है ना। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है? क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐतिहासिक भौतिकतावाद, देखो एक पूरा वर्ड है, इसको दो चीज़ों में बांट लो, एक इतिहास में और एक भौतिकतावाद में। तो मार्क्स ने इतिहास को बताया कि भाई इतिहास क्या है, बीता हुआ समय नहीं है, बल्कि क्या है, समय के साथ परिवर्तन है। और समय के साथ परिवर्तन कैसे होता है, मार्क्स बताते हैं कि भौतिकतावाद के कारण होता है। और फिर मार्क्स कहते हैं कि भौतिकतावाद क्या है भाई, तो फिर क्या है, भौतिकतावाद बताया कि उन्होंने कि भाई मनुष्य की मूल आवश्यकताएं होती हैं और उन मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक उत्पादन प्रणाली का सहारा लेता है। ठीक है, और उत्पादन प्रणाली, अब मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली के दो पक्ष, मोड ऑफ प्रोडक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक तो भौतिक पक्ष होता है और एक सामाजिक पक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो, ऐसे ही डिट्टो आपको बनाना है मेंस आंसर राइटिंग में, ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ भाई ये जानता है अच्छे से। तो अब इसके क्या है, दो आधार हैं, MOP के दो आधार हैं। पहला कौन सा आधार है, उत्पादन शक्ति, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, मैं पक्का लिख सकता हूँ। उसके दूसरा सामाजिक पक्ष क्या है, उत्पादन संबंध। भाई सामाजिक में क्या आएगा यार, संबंध आएंगे, सीधी सी बात है। और भौतिक में, फिजिकल में क्या आएगा, शक्ति की बात हो गई। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो अब बात करते हैं उत्पादन शक्ति में क्या आता है और उत्पादन संबंध में क्या आता है। देखो, उत्पादन शक्ति क्या है यार, श्रम चाहिए भाई, लेबर चाहिए ना, लेबर चाहिए। ठीक है, उत्पादन के साधन में भाई पूंजी चाहिए, उसके बाद में लैंड चाहिए, उसके बाद में रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद में आपके कारखाना चाहिए, मशीनें चाहिए। तो मानव श्रम, उत्पादन शक्ति में क्या आ गया, आपके उत्पादन के साधन मतलब पूंजी, श्रम के तत्व क्या है, एक प्राकृतिक मतलब जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद मृदा जल कच्चा माल क्या है, प्राकृतिक आ गया। श्रम के उपकरण क्या है, मानव निर्मित आर्टिफिशियल जो है मशीन्स हैं, कारखाना है और पूंजी है। उसके बाद मानव श्रम शक्ति, भाई जो लेबर है उसकी तो श्रम चाहिए ना, लेबर क्या है, लेबर श्रमी का तो स्वामी है ना, लेबर। ठीक है, तो उत्पादन शक्ति समझ आ गई, उत्पादन शक्ति क्या है। उसके बाद उत्पादन संबंध, अब उत्पादन शक्ति आ गई, अब उसके बाद में क्या है, उत्पादन संबंध। अब इसमें भी दो वर्ग होते हैं, एक तो भाई मालिक और क्या है, श्रमिक के बीच संबंध होता है। पहला संबंध तो ये हो गया, मतलब उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के बीच में संबंध हो गया। दूसरा संबंध कैसे होगा भाई, जो आपके कलीग जो काम कर रहे हैं साथ ही उस फैक्ट्री में एक ही पोजीशन में, तो निम्न वर्ग तो है ही, वो श्रमिक तो है ही, तो उनके बीच भी संबंध बनेगा। तो उत्पादन संबंध में कितने प्रकार के संबंध बनेंगे, दो प्रकार के संबंध बनेंगे। एक संबंध क्या बनेगा, एक तो मालिक के साथ बनेगा श्रमिक का, और एक श्रमिक का बनेगा, श्रमिक के साथ बनेगा। ठीक है, तो उत्पादन संबंध यहाँ क्लियर है। आई रिपीट, उत्पादन प्रणाली क्या है, उत्पादन प्रणाली के दो पक्ष होते हैं, एक भौतिक पक्ष होता है और एक सामाजिक पक्ष होता है। और भौतिक पक्ष में क्या आता है, उत्पादन शक्ति, कैसे उत्पादन की शक्ति होती है। ठीक है, जहाँ पर श्रम शक्ति और उत्पादन के साधन होते हैं। और उत्पादन संबंध में क्या होता है भाई, दो प्रकार के संबंध होते हैं, मालिक और नौकर के, श्रमिक के, और श्रमिक के बीच में। ठीक है, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि कैसे उत्पादन प्रणाली ने कैसे तो संबंध क्रिएट करे और कैसे मालिक के साथ भी संबंध बनाए और कैसे किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब जाके मोड ऑफ प्रोडक्शन बनता है। ये कितना बड़ा है देखो, एक MOP के पीछे कितनी बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा अब दो चीज़ें आती हैं, मार्क्स क्या अब यहाँ समझ आएगा। जो हीगल ने कहा था ना, कि मार्क्स ने कहा था कि मैंने हीगल को उनके उल्टे पैरों के बल खड़ा पाया, मैंने उनको क्या किया, सीधे खड़ा कर दिया। या फिर हीगल क्या कहते थे कि भाई हीगल ने कहा था कि भाई विचारों से परिवर्तन होता है। इसके विपरीत मार्क्स क्या कह रहे हैं, नहीं, भौतिकता से विचारों में परिवर्तन होता है। तो इसके लिए मार्क्स ने दो कॉन्सेप्ट दिए, आपको डिक्टो यहाँ से दोनों ही वर्ड्स कॉपी करने हैं और सेम वर्ड्स लिखने हैं अपनी आंसर राइटिंग में। एक तो अधिसंरचना है और एक अधोसंरचना है। मैं थोड़ा सा मोटे रूप में समझा दूं, आप भूलने वाले नहीं हैं। अधिसंरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और आपको यही स्ट्रक्चर बना के आना है अपनी आंसर राइटिंग में। देखो बेसिक क्या है, मतलब नींव है। बेसिक क्या है, नींव। अधोसंरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, नींव जब अब नींव क्या है मार्क्स के अनुसार,
कार्ल मार्क्स के अनुसार नींव क्या है, अधोसंरचना क्या है कि भाई अर्थ से मतलब पूंजी से बनी है, और पूंजी के बाद ही ये जो पूंजी के ऊपर जो चीज़ें होंगी पूंजी ही बनाएगी उन सारी चीज़ों को, पूंजी ही तय करेगी कि राजनीति कैसी होगी, धर्म कैसा होगा, ठीक है, पारिवारिक संबंध कैसे होंगे, राजनीतिक संबंध कैसे होंगे, बौद्धिकता कैसी होगी, ऑल एट्रासेट्रा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या तय करेगी, लिखा भी है। अधिसंरचना या आर्थिक संरचना, अधिसंरचना को ही आर्थिक संरचना कहते हैं। यही सामाजिक अस्तित्व है, सोशल एग्जिस्टेंस है, इसी पे क्या है सारी चीज टिकी है, सुपर स्ट्रक्चर इसी पे टिका है। देख पा रहे हैं आप, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, टिका है किस पे, बेसिक स्ट्रक्चर पर। अब समझ आया कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं या सुपर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो एमओपी के ही अंदर आ रहा है, एमओपी ने ही तो डिसाइड किया है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एमओपी है, और एमओपी ही निर्धारित कर रही है किसको, सुपर स्ट्रक्चर को। तो शॉर्ट नोट्स में यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को व्याख्यात कीजिए 100 वर्ड्स में। तो आप बता देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्क्स के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर को कौन निर्धारित करता है, आर्थिकी निर्धारित करती है, आर्थिक संरचना निर्धारित करती है, और आर्थिक संरचना निर्धारित करने के बाद ही सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित कौन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर निर्धारित करता है, ठीक है। ओके, ये क्लियर है आपका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये तो हो गया आपका, और बेसिक स्ट्रक्चर मतलब नींव है, और नींव पे ही सारी चीज़ टिकी है भाई, ऐसा समझ लो। नींव धन की है, और धन ही निर्धारित कर रहा है कि तेरी राजनीति कैसी होगी, तेरा धर्म कैसा होगा, तेरा परिवार कैसा होगा, तेरी बुद्धि कैसी होगी, तेरा सामाजिक संबंध कैसा होगा, ये सब कौन तय कर रहा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर कर रहा है। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन है, एमओपी है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है। और एमओपी में कौन कौन आता है आपका, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। एमओपी के भाई दो ही तो पक्ष है ना, भौतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो उसके बाद में मार्क्स के अनुसार प्रत्येक युगों में एमओपी अलग अलग रही है। भाई मार्क्स ने इतिहास को 5 युगों में बांटा है। कैसे बांटा है, किस आधार पर बांटा है, तो वो उत्पादन प्रणाली के आधार पर बांटा है। मार्क्स कहते हैं कि जैसी उत्पादन प्रणाली होगी उस युग में उसी प्रकार के संबंध निर्धारित होंगे। यहाँ पढ़ लो, मार्क्स के अनुसार प्रत्येक युग में एमओपी अलग अलग रही है। तो मार्क्स ने इतिहास को 5 युगों में बांटा तथा हर युग की अलग अलग एमओपी के साथ, ठीक है। मार्क्स यही कह रहे हैं कि भाई जैसे एमओपी रही होगी उस युग में, उसी तरह के सामाजिक संबंध भी निर्धारित रहे होंगे। तो मार्क्स ने 5 युगों में बांटा। पहला युग क्या है, आदिम साम्यवादी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। यहाँ मार्क्स बताते हैं कि भाई यहाँ पे कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन था नहीं, मतलब यहाँ क्या था, खाली शिकारी संग्रहकर्ता समाज था, न कोई श्रम का विभाजन था। संपत्ति क्या थी, मतलब संपत्ति वहाँ क्या थी भाई, वही जो शिकार करके लाते थे वही तो संपत्ति थी। वहाँ सामूहिक रूप से सबका साझा होता था। तो यहाँ पे इसलिए वर्ग नहीं बने, इसलिए तो साम्यवाद का मतलब क्या है, यहाँ जब वहाँ कोई वर्ग नहीं है मतलब, और ना ही कोई सामाजिक असमानता है, ना कोई वर्ग है, क्लासलेस सोसाइटी, तो वो क्या है, साम्यवाद। लेकिन ये आदिम वाली है, प्रिमिटिव है, इसलिए ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म हो गया। इसका मतलब समझ आ गया। उसके बाद आते दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम। यहाँ क्या, यहाँ कौन से 2 वर्ग थे, यहाँ थे मालिक थे, नौकर थे। भाई जब थोड़ा सा समय बदला, आदिम साम्यवादी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, थोड़ा सा कृषि का जब उदय हुआ तो क्या हुआ, संपत्ति का उदय हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो एक तो मालिक बना आगे चलकर, और एक नौकर बना, स्लेव बना, ठीक है। तो 2 प्रकार के इस युग में संबंध बने। जब मालिक और नौकर में भाई अब थोड़े समय गुजर जाने के बाद में थोड़ा सा नौकरों को होश आया, तो भाई थोड़ा संघर्ष हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ तब जाके क्या हुआ, एक नए ईरा का जन्म हुआ और सामंतवाद आया, फ्यूडलिज्म। इसमें भी 2 वर्ग हैं, भूस्वामी और अर्धदास किसान, ठीक है। पहले नौकर थे, पहले जमीन नहीं थी नौकरों के पास। इस तीसरे युग में क्या हुआ, सामंतवाद में युग में क्या हुआ कि अब इनके पास जमीन तो है, लेकिन भाई ये कर्ज से घिरे हुए लोग हैं। किसान तो हैं लेकिन पूरी तरह से किसान नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। अब चौथे में पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा युग बदल गया। यहाँ किसान और भूस्वामी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया। यहाँ कौन है, पूंजीपति हैं, जिसको हम मार्क्स ने बुर्जुआ भी कहा है, इसको हैप्स भी कहा है, इसको प्रोलेटरिएट भी कहा है, ठीक है। और श्रमिक, और दूसरा वर्ग कौन सा है, श्रमिक है, जिसको मार्क्स ने सर्वहारा भी कहा है, जिसको हैप्स नॉट भी कहा है। ओके, ये समझ आ रहा है।
और 5वां क्या होगा, समाजवाद / साम्यवाद। ठीक है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो यहाँ क्या होगा, जैसे आदिम साम्यवाद में कोई वर्ग नहीं था, कोई सामाजिक असमानता नहीं थी, तो मार्क्स कहते हैं भाई ऐसे जब क्रांति खत्म हो, क्रांति के द्वारा सब कुछ उखाड़ फेंक दिया जाएगा, तब क्या होगा, कोई वर्ग नहीं होगा। देखो, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी नहीं होगी, और क्या होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी। हालांकि ये मार्क्स का आदर्शवादी बनकर रह गया, और कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी समाज बिना वर्ग के रह सकती भी है। और इसने दम तो तब तोड़ दिया जब चाइना और यूएसएसआर का विघटन हुआ इस सिद्धांत का, और पूरा का पूरा सत्यानाश ही हो गया। फिर भी मार्क्स बहुत ही मैटर करते हैं आज के समाज में, क्योंकि उन्होंने बहुत गरीबी के बारे में, शोषित वर्गों के बारे में अपनी आवाज़ उठाई थी, और उनकी आवाज़ के द्वारा ही भाई क्रांति भी हुई थी। हालांकि वो अलग बात है कि यूएसएसआर में लेनिन ने अपने हिसाब से मार्क्स की क्रांति को, उनके सिद्धांत को अपने हिसाब से एलेबोरेट किया और अपने हिसाब से वहाँ की नीतियाँ बनाई, लेकिन फिर भी मार्क्स का प्रभाव आज भी चाइना और रशिया में देखा जा सकता है। और साम्यवादी कंट्री नॉर्थ कोरिया, यहाँ भी मतलब बहुत सारे देश हैं आज भी जो मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उनको काफ़ी हद तक फॉलो किया जाता है। और भारत की राजनीति में भी, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, और भारत के कई सारे वर्ग भी हैं, कम्युनिस्ट वर्ग भी हैं, वो भी मार्क्स के सिद्धांतों को मेजरली फॉलो करते हैं। तो 5 युगों को समझ आ गया। ठीक है, अब 5 युग मैंने क्यों बताए हैं, इस पर आप थोड़े थोड़े लाइन लिख देना है। इन्हीं पे ये पूछे जाते हैं, मान लो आदिम साम्यवादी के बारे में पूछ लेगा शॉर्ट नोट में पूछिए। ठीक है, आदिम साम्यवादी, फिर दास प्रथा के बारे में पूछ लेगा, और एक क्रम से बताए हैं मैंने 5 के 5। ठीक है, तो ये हो गया इनका का पूरा कॉन्सेप्ट, ऐतिहासिक भौतिकतावाद। मैं फिर से अब समराइज कर देता हूँ। देखो, मार्क्स ने कहा कि भाई इतिहास क्या है, बीता हुआ समय नहीं है, बल्कि समय के साथ परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन कैसे आता है, भौतिकतावाद के कारण आता है। ठीक है, भौतिकतावाद कैसे आती है, भाई मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनके लिए व्यक्ति क्या करता है, उत्पादन करता है। और मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। आगे चल के उसमें और भी ऐड कर सकते हो आप, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है। 2 चीज़ें और ऐड करनी है आपको, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, और स्वास्थ्य भी ऐड करना है आपको। ठीक है, उसके लिए उत्पादन करना आवश्यकता होता है। अब उत्पादन एक होती है, फिर उत्पादन प्रणाली। उत्पादन प्रणाली के मार्क्स ने क्या बताया, 2 पक्ष बताया, एक भौतिक पक्ष बताया और एक सामाजिक पक्ष बताया भाई। ठीक है, 2 पक्ष बता दिए, और कैसे दोनों पक्षों में क्या क्या मेंशन है वो भी आपको समझ जाना चाहिए। उसके बाद में अब ये उत्पादन प्रणाली बन गई। अच्छा ठीक है, अब मार्क्स कहते हैं कि भाई जो उत्पादन प्रणाली है ये क्या है, अधोसंरचना होती है, और अधोसंरचना ही बेसिक स्ट्रक्चर ही किसको निर्धारित करता है भाई, सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। और और बेसिक स्ट्रक्चर को कौन निर्धारित करता है भाई, आर्थिकी निर्धारित करती है, पूंजी निर्धारित करती है। ठीक है, ये समझ आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, अब फिर मार्क्स बताते हैं कि भाई परिवर्तन कैसे आया। अब देखो, यहाँ तक आपको पता चल गया कि ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत यहाँ खत्म हो गया, यहाँ तक बेसिक और सुपर स्ट्रक्चर तक। अब मार्क्स ने क्या बताया इस सिद्धांत से कि भाई कैसे प्रकार की एमओपी रही होगी, उसी प्रकार के इतिहास में युग हुए हैं। तो जैसे मार्क्स ने सबसे ऊपर कहा है कि भाई इतिहास बीता हुआ समय नहीं, बल्कि समय के साथ परिवर्तन है। वो जो 5 युग बांटे हैं ना, वो यही की तो लाइन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्क्स ने क्या कहा है कि इतिहास क्या है, बीते हुआ समय नहीं है, बल्कि समय के साथ परिवर्तन है। और समय के साथ परिवर्तन कौन लाया, एमओपी लाई, मतलब उत्पादन प्रणाली लाई। और देखो, जैसी उत्पादन प्रणाली रही होगी उसी प्रकार से उस इतिहास का युग रहा है। तो 5 प्रकार की मार्क्स ने क्या बताई, इतिहास बताए, और 5 प्रकार की क्या बताई, उत्पादन प्रणाली भी बताई। तो अब क्लियर है यहाँ ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन, अब आलोचना, थोड़ा सा आलोचना भी करना। हाँ भाई, आलोचना मेन है। बिना आलोचना के अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई बिना आलोचना के अगर आप लिख के आए ना तो यकीन मानो 6-7 नंबर दे देगा। मैक्सिमम 12 नंबर से ज़्यादा प्रोफेसर को एग्ज़ाम मार्क्स नहीं देता है, मैक्सिमम 12 नंबर से कोई ज़्यादा नहीं देता है। ठीक है, कोई तो रमखा होगा तो बढ़िया है, ले आएगा, लाना भी चाहिए, लेकिन 12 नंबर से ज़्यादा यूपीएससी में भी नहीं देते भाई। 12.5-13 तक तो लास्ट होता है। आलोचना में 3 थिंकर्स तो डालने ही डालने हैं आपको। जब आलोचना करनी है 3 थिंकर्स को, किसी पे भी हो, ये नियम बना लो। किसी भी थिंकर की अगर आलोचना कर रहे हैं तो 3 थिंकर्स तो होने ही चाहिए।
पहला, मैक्स वेबर ने क्या कहा। जब मैक्स वेबर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन मुझे आलोचना लिखवाना बहुत ज़रूरी था यहाँ। देखो मैक्स वेबर कहते हैं कि मार्क्स ने क्या कहा आलोचना में, कि भाई क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। यही तो मार्क्स कह रहे हैं कि, लेकिन मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं, नहीं, जो सुपर स्ट्रक्चर भी है ना वो भी बेसिक स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है पहले तो, और ये बताना है, मैक्स वेबर की बात लिखनी है। क्या लिखनी है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ही सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करता है। दूसरी तरफ मैक्स वेबर ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं है, सुपर स्ट्रक्चर भी बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। इसीलिए तो देखो मैंने दोनों एरोस लगाए हैं कि भाई दोनों जो संरचनाएं हैं वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। इसके लिए आप क्या लिख देंगे, इसके लिए मैक्स वेबर ने किसका सिद्धांत दिया, ट्रिनिटी मॉडल दिया, ट्रिनिटी मॉडल, क्लास स्टेटस एंड पावर। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना है, इतना भर लिख देना है भाई। ठीक है, त्रिशक्ति मॉडल भी लिख सकते हैं आप, क्लास स्टेटस एंड पावर। दूसरी आलोचना डैनियल वेल ने क्या कहा, कि डैनियल वेल कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, भाई ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ही थोड़ी ना है कि सुपर स्ट्रक्चर को पूरी तरह निर्धारित करेगा। नहीं, डैनियल वेल कहते हैं कि भाई अधिसंरचना को शिक्षा भी प्रभावित करती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हीगल से प्रभावित है। भाई शिक्षा क्या है, विचार ही तो है। तो डैनियल वेल कह रहे हैं कि भाई पूरी तरह से बात सही नहीं है, लेकिन शिक्षा भी प्रभावित करती है किसको, बेसिक स्ट्रक्चर को। अब ड्रेहनडॉर्फ साहब भी क्या कहते हैं कि भाई संघर्ष, ये कहते हैं कि संघर्ष अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए होता है, जबकि मार्क्स क्या कह रहे थे, संघर्ष किसके लिए होगा, पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए, पूरी क्रांति, पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे और एक नई व्यवस्था आ जाएगी। लेकिन ड्रेहनडॉर्फ साहब क्या कह रहे हैं कि भाई संघर्ष क्या है, व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं है, लोग दूसरे आ जाएंगे और शक्ति प्राप्त कर लेंगे, लेकिन व्यवस्था वही बनी रहेगी। ठीक है, और पूंजीवादी समाज से क्या हो जाएगा, उत्तर पूंजीवादी समाज हो जाएगा। ओके, तो तीन थिंकर्स की आपको आलोचना लिख देनी है। अब आते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग पे। डिट्टो, पहले तो इसका अर्थ समझ लो। प्रश्न का क्या है, मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। क्या अर्थ है भाई इसका, मैंने 10 बारी गा के बताया है आपको इसका अर्थ क्या है। हीगल ने क्या, हाँ मार्क्स क्या कह रहे हैं, मार्क्स ने कहा कि मैंने हीगल को उल्टे पैर खड़ा पाया, मैंने उनको सीधे पैर खड़ा कर दिया। क्या मतलब है इसका यही मतलब है कि वो भौतिकतावाद से इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं। तो यही तो कह रहे हैं, मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करता। इसका मतलब पता है क्या है, मार्क्स ये कह रहे हैं कि भाई मन चेतना क्या है, विचार, मनुष्य का जो विचार है उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करता। कौन करता है, बल्कि सामाजिक अस्तित्व क्या है यहाँ, भौतिकतावाद, ऐतिहासिक भौतिकतावाद। भौतिकी उसके चेतना को मतलब विचार का निर्धारण करती है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है भाई, पहले आपको क्या समझाना है भाई, पहले आपको ये पूरा का पूरा इतिहास के बारे में बताना पड़ेगा कि इतिहास का क्या है। उसके बाद में आपको भौतिकतावाद बताना पड़ेगा कि भौतिकतावाद क्या है। उसके बाद आपको एमओपी बतानी पड़ेगी, सेम डिट्टो कार्ड के। और उसके बाद में फिर ये बताना पड़ेगा एमओपी, बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। उसके बाद ये जो लाइन है डिट्टो लिख देनी है कि हाँ ये सही है, ये सही, मार्क्स ने सही कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को लिखने के बाद आप लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल सही कहा है कि मार्क्स क्या है कि सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण कौन करता है, मनुष्य की चेतना नहीं करती बल्कि कौन करता है, उसका सामाजिक अस्तित्व निर्धारण करता है उसकी चेतना का। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये बताएंगे एमओपी क्या क्या बदल सकती है। ठीक है, आलोचना में आप क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे जो मैंने 3 थिंकर्स के बारे में बताया। अब बात करते हैं अपने थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसको हम सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। भाई सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्यों कहेंगे भाई, इसलिए कहेंगे कि भैया पूरे के पूरे जब व्यवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है पूरी की पूरी समाज में, तो वो परिवर्तन क्या है, वो सामाजिक परिवर्तन ही तो है। सामाजिक परिवर्तन छोटा मोटा परिवर्तन नहीं होता, जब समाज के किसी बड़े हिस्से में परिवर्तन होता है ना, उसको कहते हैं सोशल चेंज भाई।
ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल करके बता दूंगा मैं, कभी नहीं भूलने वाले। ये कोटेशन याद रख लो पहले। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, मनुष्य का अभी तक का इतिहास क्या है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी वर्ग संघर्ष ही तो आगे बढ़ाता है इतिहास को। क्या है वर्ग संघर्ष, क्लास कन्फ्लिक्ट क्या है, एक मोटर है। ये डिट्टो लाइन लिखी आती है कि वर्ग संघर्ष क्या है, एक मोटर है। किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। ओके, तो अब यहाँ समझ लो कि वर्ग संघर्ष हो, देखो सिद्धांत का मूल रूप क्यों पढ़ रहे हैं हम, वर्ग संघर्ष सिद्धांत हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे सारांश समझ लो पहले। सारांश क्या है कि वर्ग संघर्ष को इसलिए पढ़ते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं सिद्धांत से कि भाई श्रमिकों को हमको किसमें, सत्ता में लाना है, और पूंजीपतियों को हमें कैसे भगाना है, ताकि समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना की जा सके और उसके बाद एक सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। इसलिए वो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को उन्होंने अपने बुक में लिखा है। ठीक है, अब पूंजीवादी, अब बात करते हैं पूंजीवादी समाज के बारे में, क्योंकि भाई ये जिंदा ही पूंजीवादी ये पैदा कब हुआ, 1818 में पैदा हुए हैं, तो पूंजीवाद की समाज की बात करेंगे नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आदिम साम्यवाद में वर्ग संघर्ष करवा रहे हैं या फिर सामंतवाद में वर्ग संघर्ष करवा रहे हैं। भाई ये क्वेश्चनेबल है ना, पूछने वाला नजरिया है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको उत्तर मिल गया होगा। अब पूंजीवादी समाज में मार्क्स ने कहा है कि एक उच्च वर्ग होता है या शासक वर्ग होता है। ये इतने वर्ग के नाम लिखने हैं आपको आंसर में, मैंने फालतू की चीज़ें नहीं रखी हैं यहाँ पे। तो मार्क्स कहते हैं कि भाई एक वर्ग उच्च वर्ग होता है, शासक वर्ग होता है, पूंजीपति वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग। ये पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग तो और हैप्स वाला, ये तीन शब्द तो आपको डालने ही डालने इसी डायग्राम में, ऐसे ही चाहे आप उच्च वर्ग या शासक वर्ग ना लिखो एक बार को। ओके, फिर उसके बाद वी में बताया उन्होंने कि भाई सर्वहारा वर्ग होता है या श्रमिक वर्ग या हैप्स नॉट। ठीक है, तो उच्च वर्ग के पास, जिनके पास सब कुछ है भाई, पूंजी है, श्रमिक और पूंजी उत्पादन के साधन भी हैं, उत्पादन के उपकरणों पर इनका अधिकार है, सब कुछ है भाई। श्रमिक और श्रमिक वर्ग पे क्या है भाई, इसके पास तो केवल श्रम तो ही है भाई, ये केवल अपने श्रम का ही तो मालिक है, इसको ही तो बेचकर अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और वो इससे होती नहीं है। जब वो इससे होती नहीं है, श्रमिक से जब वो चीज़ होती नहीं है, तो श्रमिक क्या करेगा, या श्रमिक यही करेगा कि वो सामाजिक असमानता को ख़त्म करने के लिए क्या करेगा भाई, परिवर्तन लाना चाहेगा अपनी स्थिति में। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं गरीबी में से निकलूं, और मार्क्स क्या कह रहे हैं, गरीबी में से कौन व्यक्ति कौन कैसे निकलेगा भाई, क्रांति करनी पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी ना। और क्रांति कैसे करनी पड़ेगी, क्रांति एक पूरी की पूरी साइंटिफिक व्यवस्था थी मार्क्स ने कि भाई क्रांति ऐसे करनी पड़ेगी। इसीलिए मार्क्स को साइंटिफिक फिलोसफर भी कहा जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, मार्क्स को साइंटिफिक फिलोसफर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक वर्ग के बारे में और बताते हैं मार्क्स, थोड़ा सा क्रांति शुरू करने के पहले एक वर्ग के बारे में और बताते हैं। इसको क्लास पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण, वर्गों का ध्रुवीकरण भी कहते हैं। ठीक है, मैंने नीचे लिखा है, वो नीचे पहले मैं समझा देता हूँ। अब ये दो चीज़ें समझ आ गई, एक वर्ग होता है उच्च, एक वर्ग होता है निम्न। और भैया निम्न वर्ग होता है अपनी स्थिति को बदलने के लिए, वो क्या करता है, वो सामाजिक स्थिति में बदलेगा, और कैसे आएगा, क्रांति आएगी। क्रांति कैसे होगी, मार्क्स कहते हैं भाई एक और वर्ग होता है, इसको मध्यवर्ती वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे जो पूंजीपति है, जो बुर्जुआ है, जैसे जैसे ग्रो करेगा, वो क्या चाहेगा कि भाई जो छोटे छोटे बुर्जुआ हैं, मान लो जैसे छोटे छोटे कारखाने वाले भी तो लोग होते हैं ना, एमएसएमई वाले। मध्यवर्ती क्या है यहाँ पे, एमएसएमई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, एमएसएमई वाले, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग, ये भी तो होते हैं ना, थोड़े थोड़े इनके भी पास तो होते पूंजीपति। तो मार्क्स कहते हैं भैया जब ये बड़े जो बुर्जुआ हैं, जब ये ज़्यादा ग्रो करेंगे भाई, ये मध्यवर्ती वर्ग को खा जाएंगे। या तो मध्यवर्ती वर्ग ज़्यादा पैसा बना के बुर्जुआ में शामिल हो जाएगा, या फिर गरीब होके सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाएगा, ये भी श्रमिक बन जाएंगे भैया। ठीक है, तो अब क्या, इसको ही मार्क्स ने क्या बोला, क्लास पोलराइजेशन बोला, वर्गों का ध्रुवीकरण बोला। और ये क्लास जो कन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है किसमें दिया, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन जर्मनी, ये मेंशन करना है भाई आपको। ओके, ठीक है, तो लिखा भी है मैंने, जब बड़ी बड़ी एमएनसीज आएंगी
तब तब ये मध्यवर्ती वर्ग ऊपर बुर्जुआ में शामिल हो जाएगा, या फिर गरीब होकर सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाएगा। इस चीज को मार्क्स ने क्या बोला है, क्लास पोलराइजेशन। अब प्रीलिम्स वालों के लिए क्या मैं ध्यान रखना है कि क्लास पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो आगे अब 2 वर्ग स्पष्ट हो गए। अब यहाँ जाके 2 वर्ग स्पष्ट हो, क्लियर हो गए भाई। मार्क्स ने 30 बीच वाला वर्ग खत्म कर दिया ना भाई। 3 वर्ग होते तो जो क्रांति की जो शक्ति है वो बट जाती, फिर तो क्रांति हो ही नहीं पाती। इसलिए मार्क्स ने क्या किया, 2 छोर स्थापित कर दिए कि भाई एक उच्च वर्ग है और एक क्या है, निम्न वर्ग है। तो देखो आगे क्या लिखा है, अब 2 वर्ग स्पष्ट हो गए, पूंजीपति तथा श्रमिक या सर्वहारा, जिसमें सर्वहारा समानता स्थापित करने के लिए आंतरिक संघर्ष करेगा, भाई संघर्ष करेगा क्रांति के माध्यम से, तथा सर्वहारा का अधिनायकत्व की स्थापना की जा सके। अब देखो इसका मतलब क्या है, सर्वहारा का अधिनायकत्व। प्रीलिम्स वालों ध्यान रखो कि सर्वहारा का अधिनायकत्व, डिक्टेटरशिप ऑफ सर्वहारा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिक्टेटरशिप ऑफ सर्वहारा, किसने कॉन्सेप्ट दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मीन यही है कि जो श्रमिक वर्ग है ना, जिसको कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग से डिनोट किया है, क्रांति के माध्यम से भाई श्रमिक वर्ग अपने सत्ता स्थापित करेंगे। यही तो है सर्वहारा का अधिनायकत्व। तो मार्क्स ने बताया कि यह क्रांति किस तरह होगी, इसके लिए वैज्ञानिक चरण बताया। इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक दार्शनिक भी कहते हैं, साइंटिफिक फिलोसफर भी कहते हैं। भाई ये सब बातें आपको लिखनी है 200-250 वर्ड्स में। अब जाके वर्ग संघर्ष क्रांति के मार्क्स ने चरण बताए। भाई ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो। तो ठीक है, अब कैसी क्रांति होगी, 5 चरण बताए मार्क्स ने। ऐसे 5 कोई लिखा नहीं है मार्क्स ने, लेकिन जो मार्क्स की जो किताबों का जो ट्रांसलेशन किया है, जो बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स रहे हैं उन्होंने बताए हैं। तो पहला वर्ग क्या होगा, क्लास इन इटसेल्फ, मतलब स्वतः में वर्ग। यहाँ झूठी चेतना होगी, मतलब श्रमिकों को पता तो चल गया है यहाँ कि भाई हम इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो क्रांति कैसे करनी है, उनमें अभी बल नहीं है। श्रमिकों को इतना तो पता है कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद फिर क्या होता है, आफ्टर क्लास पोलराइजेशन, अब सत्य चेतना आती है। क्लास पोलराइजेशन मतलब वर्गों का ध्रुवीकरण हो जाता है भाई, बीच वाली भी मध्यमवर्ती वर्ग मिल जाता है, तब भाई तो अब सच वाली चेतना आती है कि हाँ भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो बात ऊपर चलेगी सर से। जब सत्य चेतना आती है, ट्रू कॉन्शियसनेस आता है, तब क्या बनता है, स्वतः के लिए वर्ग, मतलब क्लास फॉर इटसेल्फ। पहले क्या था, क्लास इन इटसेल्फ, अब क्या बना, क्लास फॉर इटसेल्फ। सत्य चेतना आने के बाद क्या बना, स्वतः के लिए वर्ग। अब क्या है, क्रांति होगी भाई खूनी। अब इसको समझ आ गया, जब क्लास फॉर इटसेल्फ बन गया, अब श्रमिकों को समझ आ गया कि भाई अब एक हो गए ना, पता चल गया उनको भाई क्रांति करनी है। और क्रांति कैसे करनी है भाई, खूनी भी करनी है तो कोई काम चलेगा, खूनी भी करनी पड़े। तो जब क्रांति हुई तो अब भाई वर्ग संघर्ष होगा, सीधी सी बात है, 2 वर्ग लड़ेंगे आपस में, वर्ग संघर्ष होगा, क्लास कन्फ्लिक्ट होगा। जब क्लास कन्फ्लिक्ट होगा भैया तो पूरी व्यवस्था बन जाएगी, तो सामाजिक परिवर्तन होगा। और मार्क्स के अनुसार क्या मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के बाद कौन सी व्यवस्था आएगी, पूंजीपति व्यवस्था को खत्म करने के बाद कौन सी व्यवस्था आएगी, समाजवाद आएगा, जहाँ सामाजिक असमानता नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद समाजवाद के बाद भी क्या आएगा, साम्यवाद आएगा, जहाँ वर्ग विहीन क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। यानी वही है क्या, सर्वहारा का अधिनायकत्व। ठीक है, मैं एक चीज लिखना भूल गया हूँ वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में। इसको लिखने के बाद ना, यानी वर्ग संघर्ष एक मोटर है, आपको एक लाइन और ऐड करनी है, जो मार्क्स की जो फेमस कोटेशन है, जो दास कैपिटल में दिया है इन्होंने। क्या बोला है कि दुनिया के मजदूरों, मैं यहाँ कहाँ मेंशन करूँ, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट ए सेकेंड। दुनिया के मजदूरों, मार्क्स क्या बोला है वर्ग संघर्ष के बारे में। भाई श्रमिकों को वो क्या दे रहे हैं, उत्तेजना दे रहे, स्टिमुलेट कर रहे हैं उनको, दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीतने के लिए सारा संसार बाकी है, सारा संसार बाकी है। तो मैं सिद्धांत को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। समाज में, पूंजीपति समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है, एक तीसरा मध्यवर्ती वर्ग भी होता है। वो खो जाता है, या तो बुर्जुआ में चला जाता है, सर्वहारा में चला जाता है। वर्गों का ध्रुवीकरण होने के बाद फिर उसके बाद 2 क्लियर वर्ग बचते हैं। फिर मार्क्स क्या बताते हैं, क्रांति होगी। क्रांति कैसे होगी, पहले स्वतः में वर्ग क्लास इन इटसेल्फ बनेगा, वहाँ झूठी चेतना होती है, अभी उनको इतना पता नहीं है क्रांति कैसे करनी पड़ेगी। जब आफ्टर क्लास पोलराइजेशन क्या होता है, फिर सत्य की चेतना आती है, ट्रू कॉन्शियसनेस आता है, तब वे खूनी क्रांति करते हैं। क्रांति कैसे होगी, वे दोनों वर्ग लड़ेंगे तो क्या होगा, इन्होंने वर्ग संघर्ष होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा, और सामाजिक परिवर्तन के बाद समाजवाद आएगा, देन उसके बाद साम्यवाद आएगा, और क्लासलेस सोसाइटी, उसके बाद क्या होगा, सर्वहारा का अधिनायकत्व की स्थापना होगी। ठीक है, अब आलोचना भाई आपको तीनों की लिखनी है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि भाई जो मार्क्स ने क्या लिखा है, वर्ग का निर्धारण कौन करता है मार्क्स के अनुसार, मतलब आर्थिकी तो करती है, लेकिन वेबर क्या कह रहे हैं यहाँ, मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि भाई वर्ग जो परिस्थिति है भाई, वो बाजार की परिस्थिति भी निर्धारित करती है। वर्ग को, क्लास को बाजार की परिस्थिति भी निर्धारित करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी के पूरे तुम्हारा अर्थ ही कर रहा है। और क्या नाम है, जो वर्ग है कहीं ना कहीं वो धर्म से भी प्रभावित है। प्रोटेस्टेंट स्पिरिट, हाँ, जो उन्होंने बुक लिखी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उन्होंने बताया कि भाई धर्म भी पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं है कि तुम कहे जा रहे हो कि भाई तुम्हारी बेसिक स्ट्रक्चर ही वर्ग को निर्धारित करता है, नहीं। जबकि मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि वर्ग का निर्धारण कौन करता है, एमओपी ही करती है। जबकि वेबर क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, वर्ग का निर्धारण बाजार परिस्थिति भी निर्धारित करती है। ओके, और फिर मार्क्स मुख्यतः 2 वर्ग ही बताते हैं। अब देखना मार्क्स क्या बताते हैं, 2 वर्ग ही बताते हैं, जबकि वेबर कई सारे वर्ग बताते हैं भाई। वेबर क्या है, कई सारे वर्ग बताते हैं जिनमें संघर्ष बढ़ जाएगा। अब भाई उसकी संघर्ष की जो शक्ति है वो चैनलाइज हो जाएगी। वेबर ने कई सारे वर्ग बताए, तो क्या होगा, जब संघर्ष की शक्ति ही चैनलाइज हो जाएगी तो भाई संघर्ष होगा ही नहीं, मतलब क्रांति होगी ही नहीं। डेहनडॉर्फ क्या कहते हैं, पूंजी का रूप क्या है, जो आज की कैपिटल है उसका क्या एक नया फॉर्म आ गया है, कॉर्पोरेट पूंजीवाद। कॉर्पोरेट पूंजीवाद क्या है, आज जो मिडिल क्लास जो उभरी है ना इंडिया में, जो इमरजेंस हुआ है, या फिर और सारे देशों में, साउथ ईस्ट एशिया वाले और देशों में पूंजीवाद, चाइना में देख लो भाई कम्युनिस्ट सरकार है, रशिया में देख लो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन इसका फॉर्म क्या है, सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, यही है भाई। समाजशास्त्र ये तो है कि चीज़ों को इतनी बढ़िया से समझाती है ना भाई, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चाइना में क्या हुआ, कितनी बड़ी मिडिल क्लास है, वहाँ कभी तुमने क्रांति होती देखी है क्या, वहाँ सरकार बदलती देखी है क्या, जबकि एक ही आदमी वो च्यूम्यू वहाँ पे सत्ता पे बैठा है, शी जिनपिंग जो बैठा है सत्ता पे, और व्लादिमीर पुतिन साहब बैठे हैं वहाँ सत्ता में, वो हटते हैं क्या, नहीं हटते। तो वहाँ पूंजी का क्या हुआ भाई, उन्होंने नए नए पूंजी के रूप दे दिए। मिडिल क्लास भी पैसे को कहीं और लगा रही है, मिडिल क्लास के पास भी पैसा आ गया है, वो भी शेयर धारक हो गई है। ठीक है, तो जो पूंजी अब शेयर धारक हो गई, मिडिल क्लास भी एक बड़ी, तो भाई क्या हुआ, कई सारे वर्ग बन गए ना, तो भाई होगा ही नहीं, अब क्रांति होगी ही नहीं, मतलब वर्ग चेतना जो क्लास कॉन्शियसनेस है वो आएगी नहीं, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद संघर्षों का संस्थानीकरण, इंस्टीट्यूलाइजेशन हो गया। ये क्या है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आ गई है। देखो ये हिंदी में लिख लेनी, हिंदी वालों, औद्योगिक लोकतंत्र आ गया है। कैसे, देखो ट्रेड डिस्प्यूट इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो हम हड़ताल करते हैं भाई, हड़ताल फिर क्या होता है, समझौता होता है, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है, मध्यवर्ती नेता आते हैं कि भाई चलो हम करा देते हैं, आपकी सुलह करा देते हैं, और वो फिर हड़ताल खत्म हो जाती है। क्रांति तो कहीं नहीं हुई ना, तो और कोर्ट आ गए, ट्रिब्यूनल्स आ गए इसके लिए, ताकि संघर्ष की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको हम चैनलाइज कर सकें, उसको वहीं खत्म कर सकें। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन ले लेते हैं, वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। आपको इजीली समझा दिया गया है, आप बिल्कुल समझा देंगे। और आपको शॉर्ट में एक क्वेश्चन है, स्वतः में वर्ग और स्वतः के लिए वर्ग की समालोचनात्मक व्याख्या करें। देखो ये इसमें क्या होगा, इसमें फॉल्स कॉन्शियसनेस आएगी, मतलब झूठी चेतना। इसमें क्या होगा इसमें सत्य चेतना आएगी, और बीच में क्या डालेंगे आप, वर्गों का ध्रुवीकरण डालेंगे। तो 3 पॉइंट से आपको 100 वर्ड्स में लिख देना है। आगे समझ, तो
एक क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन ये है और एक ऊपर वाला क्वेश्चन, तो 2 सिद्धांत से 3 क्वेश्चन है। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया वो डायग्राम विद माइंड मैपिंग से इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं। 2 इसके 2 सिद्धांत रह गए, एक तो सरप्लस थ्योरी है मार्क्स की और एक एलियनेशन अलगाव वाला है। मैं इसको पार्ट 2 में समझाता हूँ आपको, ठीक है, उसके फिर मैं आंसर राइटिंग कराता हूँ। बनी रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट। हैव अ गुड डे, जय हिंद।